अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की। बेसिकली एग्जांपल्स दो किस्म की हैं, लेकिन आज हम एक ही पोर्शन कवर करेंगे। और जो दूसरी किस्म है उसकी ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करने वाली बात है। तो पहली जो किस्म एग्जांपल की जो आज हम करेंगे वो ये है कि कोई भी एक्स ऑफ टी आपको गिवन हो तो उससे आपने एक्स ऑफ जे ओमेगा कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं कि एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या हमारे पास आया था। आप सिर्फ इन क्वेश्चंस पर ध्यान दें तो आज का लेक्चर कवर हो जाएगा। ये कैसे आई हैं इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें देखें मैंने ब्लैक और रेड में कुछ चीज़ें मेंशन की हैं। तो ब्लैक वाली टाइम से रिलेटेड है और रेड वाली ओमेगा से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो इंटीग्रल भी यहाँ पर आपको दोनों नज़र आ रहे होंगे, तो इसका मतलब है ये इंटीग्रल ओवर द टाइम डोमेन है और ये ओवर द फ्रिक्वेंसी डोमेन ओमेगा डोमेन है। एक्स ऑफ टी जो है वो हमारी सिंथेसिस इक्वेशन होती है, और नॉर्मल हमारा जो प्रोसीजर होता है एक्स ऑफ टी गिवन होता है और एक्स ऑफ जे ओमेगा लिखना बनाना होता है। और बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक्स ऑफ जे ओमेगा को देखकर वापस एक्स ऑफ टी कंस्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है ना। और नॉर्मल जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी होते हैं वो यही होते हैं कि एक आपके पास जो एग्जिस्ट करते हैं सिग्नल वो वैसे टाइम डोमेन में ही करते हैं। सिर्फ आप उनको किसी तरीके से किसी सर्किट के थ्रू गुजार कर या जो भी है कोई आपकी टेक्निक्स हैं वो जो इसी इक्वेशन की बेस पर बनी होती हैं उन टेक्निक से गुजार कर उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं या वो ओमेगा के रिस्पेक्ट से ग्राफ देखते हैं और एक्स ऑफ जे ओमेगा तब आपको मिलता है। तो बेसिक काम हमारा यही है कि हमारे पास एक्स ऑफ टी गिवन हो और हम एक्स ऑफ जे ओमेगा बनाए। ठीक है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे पिछली दफ़ा नहीं पता थी और मेरे जहन में आई क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, एक और टर्मिनोलॉजी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की। सिंथेसिस इक्वेशन ही इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है ना। तो ये हम बाकायदा प्रॉपर्टीज़ में फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की टर्म्स ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल छोड़ दें, वो भी लेक्चर काफ़ी आगे है। खैर, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा कि हमने कहा कि हमें एक्स ऑफ जे ओमेगा चाहिए होता है। नॉर्मली हमारे पास एक्स ऑफ टी गिवन होता है, एक्स ऑफ टी की ये फॉर्म नहीं गिवन होती। हमारे पास एक्स ऑफ टी की जो फॉर्म गिवन होती है वो या तो विजुअल फॉर्म। ओए माइन यार चुप कर जाओ ना अब, तुम लोगों को अच्छा, मज़ीद कुछ डिस्कस करने से पहले एक दफ़ा हम इक्वेशंस को प्रॉपरली खंगाल लेते हैं। तो हमने कहा कि सिंथेसिस इक्वेशन एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ जे ओमेगा फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाएगा। तो पहले हम देखते हैं एक्स ऑफ टी हमारे पास जो गिवन होगा वो इस फॉर्म में ऑब्वियसली नहीं गिवन होगा, बल्कि उसकी दो किस्म की फॉर्म्स गिवन हो सकती हैं। नॉर्मली तो आपको हमेशा मैथमेटिकल फॉर्म गिवन होगी, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू इक्वेशन, चाहे वो पीस वाइज इक्वेशन है चाहे वो डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल जो भी फॉर्म है, आपको गिवन होगी कोई ना कोई एक्स ऑफ टी की इक्वेशन, और उसका आप करेंगे। दूसरी फॉर्म विजुअल भी दी जा सकती है। अगर आपको विजुअल गिवन है तो मैथमेटिक्स ज़रूर लेकर आएँ उसकी। और दूसरी चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो उसको विजुअल में, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप पेपर पर ज़रूर एक दफ़ा बनाएं। उसकी वजह है, आपको एग्जांपल करूँगा तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी क्यों मैं आपको एक दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ कि विजुअल बनाएं। ठीक है, या अगर आप जहन में उसकी विजुअल सम पैटर्न बना लेते हैं ना, ठीक है, एक डोमेन का ही वो है, वो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, एग्जांपल के वक्त क्लियर हो जाएगा। तो दोनों फॉर्म्स आपको पता हो तो बेहतरीन काम हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिकल ज़रूर चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन है वो मैथमेटिकल फॉर्म की होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब और क्या चीज़ याद रखने वाली है, वो याद रखने वाली ये है कि एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल है इंटीग्रेशन ओवर टाइम ऑफ एक्स ऑफ टी। तो एक्स ऑफ टी को एलिमिनेट करना है, एक्सपोनेंशियल दोनों में आ रहा है, ग्रीन से लिख दिया मैंने। जे ओमेगा ये वेरिएबल है, टी ऑब्वियसली इंटीग्रेशन के सॉल्व होकर ख़त्म हो जाएगा और जे ओमेगा की फॉर्म में आपका आंसर आएगा। तो दिस एक्स विल बी अ फंक्शन ऑफ जे ओमेगा। दूसरा ब्लू डी ओमेगा के साथ ये याद रख लें 1/2 पाई है। ठीक है ना, और एक्स ऑफ जे ओमेगा ऐसी है। बाकी ये माइनस और प्लस का भी ध्यान रखें, एक में माइनस है एक में प्लस है। ठीक है, ये प्लस इसमें इस तरीके से याद रख लें कि जो सिंथेसिस इक्वेशन है ना ये फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ही है तकरीबन। तो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में आपका हमेशा प्लस होता है एक्सपोनेंशियल, और एक केस में आपका हमेशा एक्सपोनेंशियल माइनस होता है। तो ये देखें, एक क्या करते हैं, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट में फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन होती है, और एक्स ऑफ टी की जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक्स ऑफ टी होती है, टाइम डोमेन होती है। तो टाइम डोमेन के साथ पॉजिटिव आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन के साथ आपके पास नेगेटिव आ रहा है। तो एक के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट भी नेगेटिव एक्सपोनेंशियल के साथ आते हैं और ये भी नेगेटिव के साथ आता है। ठीक है।
मेरे ख्याल है बाकी चीज़ें कवर होगी। हाँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा है, क्योंकि एक्स ऑफ जे ओमेगा की आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक्स ऑफ जे ओमेगा का जो सिग्नल होगा, चाहे वो विजुअली है या मैथमेटिकली है, वो ओमेगा के रिस्पेक्ट से डिफाइन हुआ होगा। लेकिन वो हम सेकंड हाफ के लिए रखते हैं, जब हम इसको करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एक्स ऑफ जे ओमेगा से एक्स ऑफ टी बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आप इस क्वेश्चन पे फोकस करें, ठीक है। और मैंने सारे पार्ट्स बता ही दिए हैं। टोटल 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। एक्स ऑफ टी जो कि आपके पास होना चाहिए ई माइनस जे ओमेगा टी, ये तो आपको पता है, खुद ही से लिखना पड़ेगा डी टी, ये पता है, ये इंपॉर्टेंट। तो 3 पार्ट इस तरह के, एक एक्स ऑफ टी है, दूसरी ये चीज़ है, ठीक है, और तीसरी ये इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में इसके साथ क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये 2 खास चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, शायद आपको खुद बतानी पड़े, ठीक है ना। उसकी थोड़ी सी एक रीज़न ए पीरियोडिक सिग्नल की वजह से है, और वो फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है। बहरहाल पहली एग्जांपल करते हैं, तो होपफुली चीज़ें ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जांपल 4.1 है, एक्स ऑफ टी इक्वल्स e माइनस ए टी u of t where a is greater than 0, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को परख लेते हैं हम लोग। एक्स ऑफ टी की मैथमेटिकल इक्वेशन देखें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ e पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, तो ये जहाँ जहाँ टी है, पहला तो ये टी है, तो ये तो फंक्शन ऑफ टी। यू ऑफ टी एक अलहदा सिग्नल है, ठीक है ना, हमें पता है। और ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में और पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में बेसिकली मैंने कोशिश की थी कि आपको समझ आए कि जब कोई चीज़ यू ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसका क्या मतलब है, कि वो सिर्फ ज़ीरो से आगे आगे रह गई है, ठीक है, बाकी वो नहीं रही है। तो विजुअल इंटरप्रिटेशन भी एक्स ऑफ टी की ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कहा क्यों ज़रूरी है उसके लिए बाद में आते हैं। ई माइनस ए टी आपके पास इस तरह बनेगा, 1 से नीचे जाना शुरू करेगा और इस तरह जाएगा, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा। अच्छा, ए क्या चीज़ है, ए के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि ए ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ पर एक रियल कांस्टेंट है, और ग्रेटर देन ज़ीरो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये एक पॉजिटिव रियल कांस्टेंट है। इसमें ए ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि ए जो है वो वेरिएबल है और चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ए कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, हाँ, लेकिन यह है कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा निकालेंगे कि ए की आप कोई भी फिक्स वैल्यू लगा लें, सिर्फ ए चेंज करना पड़ेगा आपको एंड पर, बाकी सारे आपके पास सेम रिजल्ट रहेगा और रिजल्ट में फ़र्क नहीं होगा। तो एक जर्नल एक्सपोनेंशियल की, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल की आपके पास जनरल फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। फिर ऑब्वियसली ए को आप स्पेसिफिक वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा स्पेसिफिक एक्सपोनेंशियल की ई माइनस थ्री टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन के अंदर ही ए को आप देखेंगे कि आप पुट कर रहे होंगे -3, ठीक है। अब ये जानने के बाद हम एक्स ऑफ जे ओमेगा की इक्वेशन लिखते हैं। एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ऑफ टी डी टी विद एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है ना। मैं ग्रीन और ब्लू मार्कर मैंने नहीं कर रहा, बस अब आपको आइडिया है। अच्छा, पहली बात वैसे हमें ये करनी चाहिए थी, क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है या ए पीरियोडिक सिग्नल है। ये ए पीरियोडिक सिग्नल है ऑब्वियसली, क्योंकि ये पैटर्न आपको ना रिपीट होता नज़र आ रहा है, और आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं कोई ऐसा टाइम पीरियड फाइंड कर सकता हूँ जिसके थ्रू मैं इस वेव को अगर शिफ्ट भी करूँ तो मुझे एग्जैक्टली सेम वेव फॉर्म, मतलब एग्जैक्टली वही सेम वेव फॉर्म मिले मुझे, ठीक है ना। ये नहीं है कि ये इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं जी वेव फॉर्म तो शेप तो सेम है, शेप की बात नहीं होती है, वो जीरो एक्सिस जीरो पर ही आना चाहिए ना, ठीक है ना। तो जब आप वैसे पीरियोडिक को करते हैं तो आपको पता चलता है कि जीरो पर अगर पहले कोई पीक आ रही थी, वैसी पीक जीरो पर आ रही है, और जीरो के अराउंड सारा खाता वही है जो कि पहले था। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सिग्नल को मैंने जो विजुअल इंटरप्रिटेशन कराई है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराई है कि आपको लिमिट्स पता चले। लिमिट्स आपके पास आएंगी फाइनाइट ड्यूरेशन वाली। अब क्योंकि इसमें एक ही पैटर्न है, यहाँ पर आपका सिग्नल ई माइनस अल्फा टी है और यहाँ पर ज़ीरो है, तो आप सेफली कह सकते हैं कि मैं अपने एक्स ऑफ टी को दो लिमिट्स में तोड़ता हूँ, जिसमें जो फर्स्ट लिमिट है वहाँ ये सिग्नल ज़ीरो है, और जो सेकंड लिमिट है वहाँ ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है
तो बेसिकली हम ज़ीरो को दोनों जगह इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। समेशन हो तो फिर ऑब्वियसली एक आध आगे पीछे करना पड़ता है हमें। एक्स ऑफ टी यहाँ पर ई माइनस अल्फ़ा टी है, ई माइनस जे ओमेगा टी फार्मूले का, और डी टी, तो ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो वैसे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये ज़ीरो वाला पोर्शन किया है, वरना आप डायरेक्ट इस सिचुएशन में मुझे बता सकते थे कि सर एक्स ऑफ जे ओमेगा जो है उसकी इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, जो एक्सप्रेशन है, ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी ही लिमिट्स देनी है, आप डायरेक्ट भी लिखते तो मुझे कोई मसला नहीं था। इसके बाद आपकी मैथमेटिक्स है, अब जैसे तैसे आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें पहले और लिमिट्स पुट करें, बस ये यहाँ तक काम है जो एक्चुअल सिग्नल सिस्टम का था, जिसने आपको बताया अच्छा सिग्नल ऐसा है तो ये काम करना, लिमिट्स ये आ जाएंगी, जो कि फिर भी थोड़ी बहुत आपको मैथमेटिक्स की वजह से इंट्यूशन है। लेकिन अब जो काम रहेगा वो मैथमेटिक्स का काम रहेगा, ये इस कोर्स का काम नहीं है, लेकिन ये आपको आना चाहिए, आप मैथमेटिशियन है, ठीक है ना, आपने इंजीनियरिंग अडॉप्ट की है। तो अब मैं सिग्नल को मिटा देता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको भी मैं मिटा देता हूँ, और एक्स ऑफ जे ओमेगा की मैं आपके लिए इंटीग्रेशन इस दफ़ा मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस, इनको ऐड कर देता हूँ मैं पावर्स को, ए प्लस जे ओमेगा इंटू टी डी टी। टी को मैंने इसलिए बाहर रखा है कि एक वेरिएबल है, ठीक है, अभी इंटीग्रेशन का वेरिएबल है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल पावर का विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल क्या आता है, एक्सपोनेंशियल माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी एज इट इज़ आ जाता है, डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट क्या है, माइनस समथिंग, तो माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस जे ओमेगा टी, तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ डिवाइडेड बाई इट्स डेरिवेटिव, और इसको अभी आपने वैल्यूएट करना ज़ीरो प्लस इन्फिनिटी पर, ठीक है ना, सॉरी माइनस बाहर आएगा, ए पर नहीं आएगा, ठीक है, माइनस ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है, बेसिकली 1 आवर माइनस ए प्लस जे ओमेगा, इसका डेरिवेटिव आएगा। डेरिवेटिव को डिवाइड करते हैं ना आप लोग इंटीग्रेशन जब करते हैं, तो आई होप कि इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको मेरे समझाने में ये समझ नहीं आ रही कि इंटीग्रेशन मैंने कैसे किया, तो मैथमेटिक्स का नॉलेज है, ये आप कहीं से भी देख सकते हैं, ये मेरे समझाने की चीज़ नहीं है, ठीक है ना, बट मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को ऑब्वियस होगा ये मैंने क्यों किया। ए प्लस जे ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी, एंड वी हैव टू पुट लिमिट्स माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी और ज़ीरो टू प्लस इन्फिनिटी। सो लेट अस पुट लिमिट्स, यहाँ पर थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। ज़ीरो वाली लिमिट तो आपको पता खुद ही चल जाएगा, -1/a प्लस जे ओमेगा, नीचे वाली लिमिट पहले पुट करते हैं या बाद में पुट करते हैं, ई माइनस पहली लिमिट इन्फिनिटी पुट करूँगा, टी इन्फिनिटी होगा तो मल्टीप्लाई हो भी जाए किसी के साथ तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस ई पावर माइनस इंटू ज़ीरो, तो ये क्या होगा, ई पावर ज़ीरो, ई पावर ज़ीरो क्या होगी 1, ई पावर माइनस इन्फिनिटी कैसे लाएंगे, क्या आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी 1/e पावर इन्फिनिटी which is 0, 0 minus 1 is -1, -1 multiplied by -1 plus j omega is 1/a plus j omega। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया x ऑफ j omega का 1/a plus j omega। अच्छा, अब आगे क्या करना है, ये तो हमारे पास सिग्नल आया, अब भाई हमें ओमेगा इसको प्लॉट भी करना होता है अक्सर जहाँ पर डिमांड हो, और बेसिकली तो जब आप प्लॉट करते हैं तभी एक्चुअली फार्मूला, एक्चुअल मकसद तभी पूरा होता है जब आप इसको प्लॉट करेंगे और आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे कि ओमेगा की हर वैल्यू पर क्या रिस्पांस हो सकता है, तो उधर से आप वहाँ से उसका रिस्पांस उठा लेंगे। तो इसको प्लॉट करने के लिए पहले देखें, ये बताएं कि क्या एक्स ऑफ जे ओमेगा रियल है या एक्स ऑफ जे ओमेगा इमेजिनरी है। तो आपको इमेजिनरी नहीं, सॉरी कॉम्प्लेक्स है, तो आपको पता चल रहा होगा कि एक्स ऑफ जे ओमेगा कॉम्प्लेक्स है। अब क्योंकि एक्स ऑफ जे ओमेगा कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम नहीं प्लॉट करेंगे, हम इसके मैग्नीट्यूड को प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, सो ये कुछ मैथमेटिकल वर्किंग मैंने आपके लिए कर दी है ताकि आपको आसानी हो जाए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप चेंज करेंगे इस फॉर्म में, ठीक है ना, क्योंकि जे नीचे हो तो इसको मैग्नीट्यूड आप नहीं लेते या कुछ काम नहीं करते इससे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये फॉर्म आएगी। इस फॉर्म के बाद जे और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे और क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, ये आपने ऑब्वियसली कुछ काम आप भी करें कि मैथमेटिक्स है ना, ये सिग्नल सिस्टम नहीं है। इसका आंसर मैं बुक में जो लिखा हुआ वो लिख देता हूँ इस सारी कार्रवाई के बाद। वो आपके पास ये आना चाहिए। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, तो मैंने सारे स्टेप्स इसमें लिख दिए, बस एंड पर आपने बस वो जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर करके करना है, तो उसमें ये आंसर कैसे आता है उसको देखिएगा। बाकी इसी तरह जिस तरह ये सिग्नल आ चुका है ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस जे ओमेगा बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका एंगल जो है वो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा बाई ए आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो काफ़ी ऑब्वियस है इस चीज़ से। ठीक है, और माइनस आप बाहर ले जाएं, tan के बाहर आ सकता है, tan इनवर्स के बाहर आ सकता है अपेरेंटली माइनस। ठीक है ना, तो ये मैंने, या मे बी ये क्वाड्रेंट का कोई चक्कर होगा, आई डोंट नो। लेकिन ये मैथमेटिक्स आप इसमें मेरे से बेशक ज़्यादा भी जानते, तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं रहा आपको। ठीक है, अच्छा अब आए इसके मैग्नीट्यूड की प्लॉटिंग की तरफ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की प्लॉटिंग के लिए बेसिकली मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। आपके पास मेगा वेरिएबल, ठीक है ना, तो 1/a स्क्वायर प्लस मेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट, पहले तो ये आप कंसिडर करें। ठीक है ना, इसका जो ग्राफ बनाया जाता है ना, तो लेट से आपने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना सीखा होगा, क्या है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। फिर आपने सीखा होगा कि 1/, या ए स्क्वायर या कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा। ठीक है, तो वो आपने सीखा होगा कि कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। फिर आपको बताया गया कि 1/, कांस्टेंट का ग्राफ कैसे आएगा। तो 1/, का आपको पता चला होगा इधर से इसको रिफ्लेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये शेप थोड़ी सी बन गई होगी। और जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं किसी चीज़ का, तो ये कर्व थोड़ा सा फैल जाता है, उसका हाइट वही रहती है, कर्व थोड़ा सा फैल जाता है। तो ये बेसिकली एक बेल टाइप कर्व, इन्वर्टेड इन्वर्टेड तो नहीं, बेल तो इसी तरह होती है, एग्जैक्ट बेल नहीं, लेकिन ये काफ़ी हद तक बेल से मासलत रखने वाली जो है वो कर्व बनती है। ठीक है, इसकी 3-4 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट होनी चाहिए करने के हिसाब से। ओमेगा जब ज़ीरो होगा तो हाइट क्या होगी, एक्स ऑफ जे ओमेगा में ज़रा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा में ज़रा ज़ीरो पुट करें ओमेगा को, तो हाइट क्या होगी, ओमेगा ज़ीरो पुट करेंगे क्या होगा, 1/√a² विच इज़ 1/a, तो हाइट 1/a। दूसरी चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि अगर मैं, ए क्या था, पॉजिटिव कांस्टेंट था, मैं इस तरफ जाता हूँ तो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है ओमेगा की। अगर ओमेगा इक्वल टू प्लस ए मैं पुट करता हूँ, तो ओमेगा इक्वल टू प्लस ए पर मेरा एम्पलीट्यूड क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू प्लस ए पुट करता हूँ, 1/√a² प्लस a² इक्वल टू 1/√2a। तो ये ए के ऊपर जो मेरा एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है, ये 1/√2 ए का आ रहा है। इसी तरह माइनस ए पर भी आप देखिएगा कि एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ही आएगा। माइनस ए पुट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि एम्पलीट्यूड पॉजिटिव ही आएगा। तो ये वो एक्स ऑफ जे ओमेगा का कर्व है। ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा, कि ओमेगा ज़ीरो की ये कंट्रीब्यूशन है 1/a जो एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी के आपके सिग्नल में है, यानी कि डीसी वैल्यू की। ठीक है ना, उसके बाद अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू ए पर पहुंचती है, जो कि ए कांस्टेंट होगा, 5 पर पहुंचती है, 5 हर्ट्ज है, 5 रेडियन पर सेकंड पर पहुंचती है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन 1/√2 ए मिलेगी, उस कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन। और क्योंकि ए पीरियोडिक सिग्नल है, तो हर ए पीरियोडिक सिग्नल में आपको ज़्यादातर यही मिलेगा कि हर फ्रीक्वेंसी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। पीरियोडिक में आप देखेंगे कि सिर्फ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की कंट्रीब्यूशन होगी, और ये तो एक्सपोनेंशियल में पता चल रहा है कि हर फ्रीक्वेंसी की ही कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जीरो तो ये जाने का नाम, इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये कर्व जीरो होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्पेक्ट्रम है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। बहरहाल ज़रूरी नहीं होता कि हर सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाकर देखा ही जाए और उससे कोई नतीजा हासिल किए ही जाए। कभी कभार हमारा टाइम डोमेन तक एनालिसिस भी काफ़ी होता है, हमें पता चल जाता है। ये डिपेंड करता है पूरी की पूरी सिचुएशन पे, सिचुएशन क्या है। ठीक है, और इसकी एडवांस एप्लीकेशन फिल्टरिंग वगैरह और ये वो शायद वो हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसके अंदर आपको हो सकता है कि वो नॉलेज बड़ा अच्छा कोई एक्सप्लेन कर दे, कन्वे कर दे कि अच्छा ये देखें फ्रिक्वेंसी डोमेन में ये काम किया,
तो अब आपको पता चला कि अच्छा सिग्नल में ये फ्रिक्वेंसी डोमेन थी, तो इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, इसको पास कर देते हैं, तो इस तरह फ्रिक्वेंसी डोमेन में फ़िल्टरिंग का इफेक्ट और ये आप डीएसपी में ज़रूर ये बातें दोबारा रिकॉल करेंगे कि अच्छा ये वाकई वो बात वहाँ पर डिस्कस हुई थी और आज यहाँ पर इस्तेमाल उसका पता चल रहा है हमें। ठीक हो गया। अच्छा, हम एक और एग्जांपल, अच्छा अंडर रूट ये मैं बनाना भूल गया, एंगल ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा विच इज़ माइनस टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई ए। ये भी जिस तरह मैंने ये कर्व बताया है, इसको बुक में देखिएगा कि ये क्या कर्व है, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आपको 3-4 वैल्यूज़ बताता हूँ। जब ओमेगा 0 होगा तो क्या होना चाहिए, माइनस टेन इनवर्स 1 बाई ए, सॉरी 0 बाई ए। तो टेन इनवर्स 0 क्या होता है, 0। ठीक है, और टेन इनवर्स 0 अगर होता है तो जब आप इसका ओमेगा की रिस्पेक्ट से एक्स और जे ओमेगा पुट करेंगे तो एक्स एंगल ऑफ एक्स जे ओमेगा, एंगल है ये, एंगल ऑफ एक्स जे ओमेगा 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड आप ओमेगा को ए पुट करें तो टेन इनवर्स और ये माइनस है, टेन इनवर्स ए बाई ए, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 विल ऑलवेज बी पाई बाई 4, और क्योंकि ये माइनस बाहर है तो माइनस पाई बाई 4। ठीक है, जब आप माइनस ए पुट करेंगे तो माइनस पाई बाई 4 आएगा और ये पीछे वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कर्व देखेंगे तो आपको इस तरह का कर्व मिलेगा। ठीक है, जो कभी भी पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स कभी भी आपका आंसर पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 से ऊपर नहीं दे सकता। ठीक है ना, चाहे जो भी इनपुट पर हो। और ज़ीरो के ऊपर आपको पता चलेगा कि ज़ीरो आएगा, और ए पर आपको पाई बाई 4 और सॉरी माइनस पाई बाई 4 और माइनस ए पर प्लस पाई बाई 4। ये बुक में आप ग्राफ देख लीजिएगा, आपको होपफुली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल 4.2 है, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ई माइनस ए मॉडुलस ऑफ टी एंड ए इज अगेन ग्रेटर देन 0 एंड अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अब मसला ये आ गया कि पहले तो था ई माइनस ए टी, अब आ गया मॉडुलस ऑफ टी, तो इसको कैसे हल करें। इसके लिए अगेन एक्स ऑफ टी की ज़रा फॉर्म बनाए, विजुअल फॉर्म बनाए, तो फिर आपको शायद थोड़ा अंदाज़ा हो। देखिए मॉडुलस ऑफ टी का मतलब, जब भी मॉडुलस की फॉर्म आती है तो हम उस वेरिएबल को दो कैटेगरीज में करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो टी ज़ीरो ये हुआ पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ। तो अगर टी मेरा पॉजिटिव रहे तो क्या मेरी एक्सप्रेशन ई माइनस ए टी नहीं रहेगी। टी अगर पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव है, ए टी एक पॉजिटिव नंबर आएगा और एक्सपोनेंशियल माइनस। तो ये जो पॉजिटिव वाली साइड है, ये तो आपके पास जो अभी हमने सिग्नल ड्रॉ किया था जिसके अंदर यू ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा था, एग्जैक्टली वो सिग्नल होगा ये वाली साइड। ठीक है, अब आए जब टी लेस देन 0 होता है, तो आपके पास ये जो चीज़ है, ये आर्गूमेंट जो है ए टी, ये नेगेटिव आर्गूमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि इसके साथ पहले ही एक नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो माइनस एंड माइनस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ए टी। और आप वो देखें, ये देखेंगे कि पॉजिटिव ई टी राइजिंग एक्सपोनेंशियल होता है, तो ये राइजिंग एक्सपोनेंशियल, लेकिन ई टी इक्वल टू 0 पर क्या होगा, 1। एक्सपोनेंशियल ए पावर टी, जब टी 0 होगा तो 1 होगा। तो आपको ये नज़र, आपको जो बुक में नज़र आ रहा होगा वो ऐसे नज़र आ रहा होगा ट्रायंगल, क्योंकि ये इल्यूजन है ना, बंदे का दिमाग इसी तरह देखता है, इंसान का दिमाग जब देखता है तो ऐसे ही देखता है कि ये है। लेकिन एक्चुअली राइजिंग एक्सपोनेंशियल और फॉलिंग एक्सपोनेंशियल एक जगह पर आके मिल रहे हैं, क्योंकि टी आप माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं, प्लस इन्फिनिटी पे लेकर जाते हैं। तो आपने ये अब अंदाज़ा लगाया कि जब टी ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी की कर्व बनती है, और जब टी लेस देन 0 होता है तो एक्सपोनेंशियल ए पॉजिटिव टी की बन रही है। अब आ जाए, और ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी तक। मेरे सिग्नल में आपको सिमेट्री नज़र नहीं आएगी, बुक के सिग्नल में आपको सिमेट्री नज़र आएगी, और सिमेट्री होनी भी चाहिए। ठीक है ना, बट यहाँ पर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ तो इसलिए, और मेरी ड्राइंग कोई ख़ास है भी नहीं, मुझे पता है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू, फार्मूले पर आ जाएं जिसको आपने पुट करना है, ई माइनस ए मॉडुलस ऑफ टी डी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी डी टी। सॉल्व कैसे होगा, दो लिमिट्स आएंगी, माइनस प्लस सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू 0, प्लस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब ई माइनस ए टी, सॉरी प्लस ए टी, ठीक है, ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी। हाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन को ब्रेक किया हमने। 0 टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है,
इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करें, ये मैथमेटिक्स रह गया आपके पास। तो ये है ई ए माइनस जे ओमेगा टी, और ये है ई माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, और सॉरी इंटीग्रल क्या आएगा, दिस थिंग इटसेल्फ डिवाइडेड बाई द डेरिवेटिव ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ द पावर, तो वो मैं इधर कर रहा हूँ। तो 1/, डेरिवेटिव ऑफ द पावर आप लेंगे a माइनस जे ओमेगा, और ये आपने एवेल्युएट करना है फ्रॉम -∞ टू 0। जो सेकंड है, इसकी आपके पास -1/a प्लस जे ओमेगा, तो ये मैं माइनस इधर लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल -a प्लस जे ओमेगा टी, ये आपने एवेल्युएट करना है फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना, प्लस इन्फिनिटी। तो 1/a माइनस जे ओमेगा, पहले आप 0 पुट करेंगे, e पावर 0 हो जाएगा, t 0 होगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस e पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये e पावर 0 क्या होता है, 1, e पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1/e पावर इन्फिनिटी विच इज़ 1/इन्फिनिटी विच इज़ 0। शायद मैं पीछे मिस करके आऊँगा कि 1/e पावर इन्फिनिटी को मैंने 1/इन्फिनिटी नहीं कहा होगा। बहरहाल आपको आइडिया हो गया होगा इंशाल्लाह, मतलब मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है, आई होप। 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही गया 1 माइनस 1/a प्लस जे ओमेगा, पहले आपने ऊपर प्लस इन्फिनिटी वाली लिमिट पुट करनी है, तो e माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, प्लस इन्फिनिटी है t, तो e माइनस इन्फिनिटी माइनस e पावर 0, तो 1/e पावर इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 1/e पावर इन्फिनिटी इक्वल्स 1/इन्फिनिटी, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा 0, तो ये 0 हो गया, एंड दिस बिकम्स 1, 0 minus 1 becomes -1, -1 multiplied by minus becomes plus, ये इस तरह। तो बुक में होपफुली आपको डायरेक्ट यही आंसर मिलेगा जो मैंने बीच की मैथमेटिक्स कर दी, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी वो भी करने की। चलें बहरहाल, a प्लस जे ओमेगा प्लस a माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, जे स्क्वायर इज -1, सो दिस इज प्लस, तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म आ गई। 2 a बच गए थे ऊपर, ठीक है ना, 2 a बच गए थे, तो वो 2a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एक्स ऑफ जे ओमेगा। मुझे उम्मीद है कि इतना ट्रस्ट तो आप करेंगे, मैंने मिटा भी दिया, लेकिन या नहीं करेंगे तो पीछे जाके देख लेंगे। बहरहाल ए स्क्वायर 2a ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इस केस में आपके पास जो एक्स ऑफ जे ओमेगा आया है, बाकी मैं मिटा देता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए। इस केस में जो एक्स ऑफ जे ओमेगा आपके पास आया है वो क्या है, वो रियल है, ठीक है। क्या ऐसे मुराद रियल या कॉम्प्लेक्स देखा करें, ठीक है ना, रियल है, तो रियल को आपको दोबारा मैग्नीट्यूड लेने की ज़रूरत नहीं है, रियल का मैग्नीट्यूड वही आएगा, सेम आएगा, रियल का स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे वही आएगा ना, ठीक है ना। और इसमें एंगल, रियल का एंगल निकालने की ज़रूरत है, एंगल ऑफ एक्स जे ओमेगा इज tan इनवर्स imaginary part which is already 0 divided by real part which is something, तो tan इनवर्स 0 हमेशा 0 आएगा, तो एंगल हमेशा 0 रहेगा, तो रियल पोर्शन जब आए एक्स ऑफ जे ओमेगा, ना एंगल निकालने की ज़रूरत है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही एक्स ऑफ जे ओमेगा पुट कर दें विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो एक कोई वैल्यू आप रख के एक काम कीजिएगा, मैड लैब पे ओमेगा को माइनस इन्फिनिटी तो नहीं ऑब्वियसली, -60, उसके अंदर मैड लैब में ये काम कीजिएगा, -60 इज टू 0.0001 या 001 टू +60 ओमेगा रखिएगा और ये वाला फंक्शन प्लॉट कीजिएगा, ठीक है ना, और ए को रख लीजिएगा 5, ठीक है। तो आप देखिए ज़रा बुक में देखिए जो कर्व है ना, वो भी बुक में अगेन वही कर्व बनाया हुआ है कि जो बना है ना कर्व, ये कर्व कैसा है, ये आप ज़रा मैड लैब पे ज़रा प्लॉट कीजिएगा तो आपको समझ आएगा कर्व कैसा है, वही ए स्क्वायर प्लस मेगा स्क्वायर वाली फॉर्म है, ठीक है। लेकिन ये आप देखेंगे कि जो 1/2
2/a आया, जब ए ओमेगा 0 है तो ओमेगा 0 पुट करें तो ए स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर ए के साथ कट जाएगा, 2/a आएगा, और ए और माइनस ए पर जो हाइट है वो आपको मिल जाएगी। ए 5 रखेंगे तो 2/a का मतलब है यहाँ 2/5 आएगा, ठीक है, 0.6 आ जाएगी, ठीक है। तो मैटलैब पे देखिएगा प्लॉट करके क्या आता है, और ये वाली हाइट 1/a आ रही है, ठीक है ना। क्यों? ओमेगा जब आप a पुट करते हैं या माइनस a पुट करते हैं तो ये a स्क्वायर आता है, तो नीचे 2a² आ जाता है, तो 2 और 2 कट जाते हैं, a स्क्वायर साथ कट जाता है, 2/a और 2a², ठीक है, तो 1/a बच जाती है हाइट। ये आप खुद देख लेना चाहिए, अब तो आपको माशाल्लाह हमने पिछली एग्जांपल भी की है, ठीक है ना। एग्जांपल 4.3 बड़ी आसान है। आसान शायद आपको देखते हुए ना लगे, मुश्किल लगे, लेकिन एक दफ़ा आपको ट्रिक पता चल गई तो आसान है। डेल्टा ऑफ टी विजुअली बनाना है, बना लें बेशक, ये लें 0 पर 1 एक्स ऑफ जे ओमेगा, फार्मूला इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और ये टी का है फार्मूला, क्योंकि आप देखें इस सिग्नल को आप कर रहे होते हैं ना वैल्यूएट, तो वैसे ही आपके जहन में आ जाना चाहिए, अच्छा इसकी हम निकाल रहे हैं, एक्स ऑफ टी है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इंटीग्रेशन डी टी की आएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी। हाँ जी, क्या करें, एक्स ऑफ टी की ज़रा 3 डोमेन्स ब्रेक कर लें, माइनस इन्फिनिटी से, जीरो से बिल्कुल थोड़ा सा पहले, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या है, सिग्नल दोनों तरफ 1 है, सॉरी 0 है, ठीक है ना, 0 ई माइनस जे ओमेगा टी प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी ई 0 ई माइनस जे ओमेगा टी। बट एग्जैक्टली एट 0 क्या है सिग्नल, एग्जैक्टली एट 0 वो 1 है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो ना कि एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर आंसर हो, ठीक है ना, तो फिर आप ये इंटीग्रेशन वाला मामला नहीं करते, बस उसी पॉइंट का आंसर आप लिखते हैं कि डेल्टा ऑफ टी एट दिस इज 1, और वो जिस वैल्यू पर 1 होता है वो वैल्यू बस आप पुट कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है आपको, ठीक है ना, ये बस पॉइंट ज़हन में रखें, ठीक है। जिस वैल्यू के ऊपर, सॉरी टी टी की तो 0 आएगी, जिस वैल्यू के ऊपर वो चीज़ 1 होती है, वो या जो अगर 3 एम्पलीट्यूड होता तो ये 3 लिख देते हैं हम डेल्टा ऑफ टी की जगह पर, ठीक है, डेल्टा ऑफ टी की जगह पर 3 रख देते, और क्योंकि डेल्टा ऑफ टी टी इक्वल टू 0 पर आया तो 0 आ जाता, ठीक है ना। तो अभी क्योंकि 1 है तो इसका आंसर बस यही है, ई माइनस जे ओमेगा, ई माइनस ई पावर माइनस 0, ई पावर 0 इज 1, ठीक है ना, तो इसका 1, यानी कि एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या आ रहा है, सिंपल 1। इसको भी हम प्लॉट भी करते हैं, आप सोच रहे होंगे इसको कैसे प्लॉट किया जाएगा, कुछ ज़हीन लोग प्लॉट कर चुके होंगे ऑलरेडी, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कैसे प्लॉट होता है, बहरहाल चलें अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी प्लॉट करते हैं। मैं एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दूँ, वो ये है कि अगर लेट से आपके पास ये 3 पर होता, डेल्टा ऑफ टी -3 होता, फिर क्या होता, डेल्टा ऑफ टी -3 होता, अगेन डेल्टा ऑफ टी -3 का अपना एम्पलीट्यूड 1 है, और है किस जगह पर, +3 पर, +3 पर है ना, तो यहाँ 3 आ जाता, बात खत्म, ई -3 जे ओमेगा। अगर +3 पर भी होता, -3 पर भी होता 1, फिर क्या करते, फिर दो चीज़ें आती, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली -3 पर 1 है, तो पहला पॉइंट आता है एग्जैक्टली -3 पर 1 है, फिर -3 से लेकर +3 के दरमियान भी 0 है, ये भी गायब हो जाता, फिर एग्जैक्टली +3 पर 1 है, 1 किस पर है, एग्जैक्टली +3 पर, उसके बाद फिर 0 है, तो ये आंसर आता, ई माइनस जे ओमेगा 3 प्लस जे ओमेगा 3, 3 जे ओमेगा प्लस ई माइनस 3 जे ओमेगा, ठीक है ना। तो होपफुली समझ आ गई होगी, नहीं भी समझ आई, मेरा ख्याल है समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये इतना कोई बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत मतलब इसको जितना मेरे ख्याल में आसानी से इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर सकता था ना डेल्टा ऑफ टी के ऊपर, मैंने कर दिया है। डेल्टा ऑफ टी का एम्पलीट्यूड लिखें, और जिस जगह पर वो डेल्टा ऑफ टी एग्जिस्ट करता है वो टी की वैल्यू पुट करें, इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें बेसिकली, ठीक है ना। इंटीग्रेशन तो तब, इंटीग्रेशन की लिमिट्स तो तब आए ना जब फैलाओ हो, जब सिग्नल है ही कंसंट्रेटेड एक जगह पर, तो वही पॉइंट आएगा ना, ठीक है ना। अच्छा, एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 1 प्लॉट करें जी। अच्छा, एक काम हम करते होते थे बचपन में, शायद 9th 10th में, प्लॉटिंग, मेगा इक्वल टू 0 पे देखा क्या है आंसर, फिर 1 पर देखा क्या है आंसर, 2 पर देखा, -1 पर देखा, ठीक है, ये पॉइंट्स थे तो हम इनको सीधा लाइन में कनेक्ट कर देते थे, ये भी एक वैलिड प्लॉटिंग है,
टेक्निक है। मैटलैब यही कर रहा होता है, हमें पता नहीं होता, हम बस प्लॉट की कमांड देते हैं और हम समझते पता नहीं मैटलैब क्या बहुत कोई बड़ी चीज़ कर रहा है। वो जो आपने ग्रिड दी होती है ना, उसी के ऊपर -60 पे पहला पॉइंट वो वैल्यूएट करता है फार्मूले का, -50.59 पे करता है, इसी तरह करता जाता है। वो पॉइंट की एम्पलीट्यूड उसी के हिसाब से इस तरह दाने रख देता है और उसके बीच में लाइन लगा देता है। आप समझते हैं पता नहीं उसने बड़ा काम किया, काम उसी तरह वो कर रहा होता है, ठीक है। और अगर आप स्टेम की कमांड प्लॉट यूज़ कर लें प्लॉट की जगह, तो वो एग्जैक्टली उस जगहों पर वो देना शुरू कर देता है, वो लाइन बीच में नहीं खींचता बस, ठीक है ना, डॉट्स के बीच में। तो एक्स ऑफ जे ओमेगा 0 पर 1 होगा, 1 पर 1 होगा, -1 पर 1 होगा, हर जगह 1 होगा। तो ये एक कांस्टेंट लाइन आएगी, ठीक है, एक्स ऑफ जे ओमेगा फॉर डेल्टा ऑफ टी, ठीक है। लास्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग 4.4। बस स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस, हम इंशाल्लाह प्रॉपर कल करेंगे, लेकिन आपके जहन में ज़रा होना चाहिए ये चीज़ क्या है। एक सेंस में हम ये एग्जांपल कर चुके हैं, लेकिन एक सेंस में नहीं भी किए हमने। 4.4 एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू 1 0 मॉडुलस ऑफ टी लेस देन t1 मॉडुलस ऑफ टी ग्रेटर देन t1। पीस वाइज टाइप एक सिग्नल दिया जा रहा है, क्या सिग्नल हो सकता है आपके ख्याल में? और याद रखें ये ए पीरियोडिक सिग्नल है, तो ये नहीं कहा गया कि ये एक पीरियड के ऊपर ये और बाकी रिपीट हो रहा है। जब भी मॉडुलस आता है तो फिर थोड़ा सा कोशिश करें कि इसको प्लस माइनस की फॉर्म में देखने की कोशिश करें। तो जब एक्स ऑफ टी 1 है तो ये क्या चीज़ कह रहा है कि प्लस माइनस टी इज़ लेस देन t1, और इनको दो पोर्शन में तोड़ लें इसको, ठीक है, टी लेस देन t1 और माइनस टी लेस देन t1 ऑब्वियसली। तो ये तो डायरेक्ट आ गया, इसको तो इधर ही रहने दें। माइनस टी के लिए आप टी का माइनस साइन चेंज करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस साइन जब दोनों जगह मल्टीप्लाई होता है। फिर आप थोड़ा सा एक काम करेंगे, टी को उस तरफ ले आए और -t1 को इधर रहने दें, ठीक है। अब इसके साथ ये वाली फॉर्म भी लिखें ज़रा और इनको कंबाइन करें, तो आप कहेंगे कि ये एक्चुअली ये बात हो गई। तो बेसिकली, और दूसरे वाले को अब भी ज़रा एवेल्युएट कीजिएगा। तो बेसिकली एक्स ऑफ टी इज़ 1 इन बिटवीन दिस डोमेन एंड 0। 0 आपको पता चलेगा कि मॉडुलस ऑफ टी ग्रेटर देन t1 अगेन प्लस माइनस टी ग्रेटर देन t1। तो आप देखेंगे कि टी ग्रेटर देन t1 के लिए एंड माइनस टी लेस ग्रेटर देन t1 विच विल बिकम टी लेस देन -t1। तो t लेस देन -t1 एंड t ग्रेटर देन t1 दोनों के लिए 0 है। इसका मतलब है अगर इस एंड को मैं ब्रेक करूं तो मैं कह रहा हूं कि t लेस देन -t1 एंड t ग्रेटर देन t1 के लिए आपका ये सिग्नल 0 है। अब इस सिग्नल को ज़रा विजुअली प्लॉट कर लें। t1 और -t1 के दरमियान, और ऑब्वियसली अगर माइनस और पॉजिटिव है तो इसका मतलब है 0 बीच में कहीं पर है। आपके पास सिग्नल एक्स ऑफ टी 1 है और बाकी सारी जगह पर एक्स ऑफ टी 0 है। टी ग्रेटर देन t1 के लिए 0 है, टी लेस देन -t1 के लिए 0 है। तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर पल्स आ गई। तो इसकी वैसे हम लोगों को शुरू में पता चल चुकी है कि इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या। तो फिलहाल हम इसकी ये प्लॉटिंग देख लेते हैं, और कल जो है मैं या नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इसको इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हम निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ज़हन पर जोर देना, तो हमने क्या किया है शुरू में, हमने चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया है। चैप्टर हमने ऐसे स्टार्ट किया था कि हमने एक स्केयर वेव ली थी और उसका टाइम पीरियड अप टू इन्फिनिटी स्ट्रेच किया था। तो जब स्केयर वेव रेक्टेंगुलर पल्स में कन्वर्ट हुई थी तो हमारे पास उसका जो फोरियर सीरीज़ का जो हमने एक नक्शा सा बनाया था, जिसको हमने एक्स ऑफ जे ओमेगा जाके कह दिया था, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गया था उसका। और वो एनवेलप क्या आया था, वो एनवेलप या वो वेव इस तरह की कोई फॉर्म आई थी, इसको सिंक वेव कहते हैं, SINC। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो मेक श्योर जब नेक्स्ट लेक्चर मैं करूँ स्टार्ट, तो मैं ये वेव फॉर्म बनाना ये नहीं सिखाऊंगा t1 वाली, मतलब जो स्क्वायर वेव है, ये मैं एज्यूम करूँगा आपको आती है इस लेक्चर की वजह से। और उस टाइम बस मैं रेफरेंस दे दूंगा, जाके आखिरी चंद मिनट देख लें स्क्वायर वेव के एग्जांपल 4.4 के।
ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूँगा इसको। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आज की चीज़ें भी आपको समझ लगी होंगी, और ये थोड़ा सा क्रक्स है, इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा समझें लेक्चर को। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।